अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये F9 का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है डस्टी के नाम से। तो देखते हैं जी। हमने कहा चलें इसको प्रॉपरली सॉल्व करके अपने उन स्टूडेंट्स को भी फायदा उठाते हैं जो हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे देख लेते हैं। अपने रेगुलर वालों को तो इंशाल्लाह फायदा होता ही है। इंशाल्लाह इस सब हमने कहा यूट्यूब वाले बच्चों को भी कुछ फायदा हो जाए। अच्छा ये देखते हैं सवाल क्या है क्या नहीं है। रिक्वायरमेंट ये देखें, कैलकुलेट एनुअल होल्डिंग and ordering cost of Dusty Company's current inventory management system 1 marks। करंट जो इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए आपने इनकी एनुअल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। 2 में कह रहे हैं कैलकुलेट फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ अडॉप्टिंग EOQ एज द बेसिस फॉर ऑर्डरिंग इन्वेंट्री। ऑफ कोर्स जब आप अपनी करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जाएंगे तो आपकी मटेरियल को लेके मटेरियल होल्डिंग एज वेल एज ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये क्लेम करता है कि जो ऑर्डर साइज EOQ आपको कहे, अगर आप वही ऑर्डर साइज ऑर्डर करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। अनदर कॉन्सेप्ट, EOQ पे ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं कैलकुलेट फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, अगर बल्क परचेज डिस्काउंट पे जाते हैं तो फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा, 4 मार्क्स। Recommend with justification which option should be selected by Dusty। Dusty को EOQ पे जाना चाहिए या बल्क परचेज पे। ऑफ कोर्स डस्टी को वहीं पे जाना चाहिए जहां डस्ट ना हो। नहीं नहीं ये बात नहीं हो रही बेटा, जहां डस्ट ना हो डस्टी उसी ऑप्शन पे जाएगी ये कंपनी जहां उसे फाइनेंशियली ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा बी में कह रहा है बेटा डिस्कस द की फैक्टर्स डिटरमिनिंग वर्किंग कैपिटल फंडिंग स्ट्रेटजीज 10 मार्क्स। बेटा ये हम बहुत तमीज से कई दफा अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसीज की बात करते हैं तो सबसे पहले एक स्टूडेंट को नेचर ऑफ एसेट्स का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट के अंदर दो नेचर्स हैं, फ्लक्चुएटिंग नेचर का करंट एसेट होता है और परमानेंट नेचर का करंट एसेट होता है। बहुत डिटेल में इसको भी डिस्कस किया हुआ है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे पास एक मैचिंग पॉलिसी है, कंजर्वेटिव पॉलिसी है हमारे पास एक एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी भी है। ये सब हम ऑलरेडी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों के पास ऑफ कोर्स दोज दे आर एनरोल्ड दे हैव लिसन द पार्ट बी मेनी टाइम्स। ए पे फोकस करते हैं जी। Dusty Company wishes to improve its working capital management as a part of an overall cost cutting strategy to increase profitability। Of course अगर cost reduce होगी तो profitability बढ़ेगी। Two areas of the companies has been considering are working capital funding strategy and inventory management। Okay, Dusty Company currently follows a policy of financing working capital needs as much as possible from a long term sources of finance। ज्यादा ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब है कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी को ये लोग फॉलो करते हैं। सच एज इक्विटी, द कंपनी हैज बीन कंसीडरिंग इट्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड हैज बीन लुकिंग specifically at component K। Current position, Dusty Company purchases 1.5 million units of the component K each year and consumes the component at a constant rate। The purchase price of the component is $14 per unit। The company places 12 orders each year। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 मिलियन जो कि एनुअल डिमांड है और पूरे साल में 12 ऑर्डर होते हैं। अगर हम 1.5 मिलियन को 12 से डिवाइड कर दें तो ऑफ कोर्स हमारे पास आता है 1,25,000। तो इस वक्त जो इनका ऑर्डर साइज है 1,25,000 है। इन्वेंट्री और कंपोनेंट के इज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डस्टी इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री ऑफ कंपोनेंट के। हर वक्त ये लोग बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट के एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट इज 0.21। 0.21 के अंदर कोई फाइनेंसिंग कॉस्ट, कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है। दी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये करेक्ट कर लें 252 है, इट इज 252। तो पहले तो बेटा उसने पॉइंट नंबर 1 में आपसे ऑफ कोर्स इसको यू देखें जी, हमारे तो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मेजॉरिटी ऑफ द सवालात ऑफ कोर्स एक्सेल के ऊपर ही हैं। अभी ये वीडियो
सारी दुनिया के लिए बन रही है एंड आई रियली वांट टू एक्सप्लेन। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेल इसको मैं यहाँ आई बिलीव क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा ला सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। और बाकी F9 के अंदर कितने शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं वो सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी शेयर कर चुका हूँ, और अपने जो F9 के व्हाट्सएप के ग्रुप है उस पर भी हम शेयर कर चुके हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हमें एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। करंट एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, तो ये लें जी। अगर हम बात करें एनुअल, यहाँ ले लेते हैं करंट एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, बेटा पूरे साल में आप 12 ऑर्डर्स देते हो और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 252, तो 12 को 252 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3224 आता है। अब बेटा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो बेसिकली हमारी अजम्पशन होती है कि ऑर्डर साइज का 50% वेयर हाउस में, आपका ऑर्डर साइज 1,25,000 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा इनटू 0.21। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर साइज का 50% वेयर हाउस में इसी अजम्पशन पे काम किया जाता है। ये आता है 13,124। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो एनुअल कॉस्ट आ रही है ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इज 16,149। इसका 1 मार्क्स है, ये बी का 1, ए का 1 है। ए के 2 पे अगर जाए, अगर हम अपनी करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी से इफ वी शिफ्ट टू ईओक्यू तो क्या होगा, उसके लिए पहले बेटा हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2D C0 अपॉन CH EOQ। एनुअल डिमांड है हमारे पास 1.5 मिलियन यूनिट्स, करंट ऑर्डरिंग कॉस्ट है 252, होल्डिंग कॉस्ट है 0.21। So let me use the calculator. 2 into 1.5 million, then 252 divided by 0.21, इसकी स्क्वायर रूट, बड़ा 60,000 आ रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आ रही है दैट इज 60,000। अब अगर हम बात करें ऑर्डरिंग कॉस्ट की, पूरे साल की जो एनुअल डिमांड है 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन को अगर मैं डिवाइड कर दूं 60,000 से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे इनटू 252। तो 1.5 मिलियन को मैंने डिवाइड किया 60,000 से इंटू 252, आई एम गेटिंग 6,300। और मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी लॉजिकली 6,300 होनी चाहिए, क्योंकि ईओक्यू को जब ड्राइव किया था तो ईओक्यू एक ऐसे पॉइंट पे ड्राइव हुआ था जहां ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है। तो होल्डिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अजम्पशन है कि ऑर्डर साइज का ईओक्यू का 50% वेयर हाउस में, तो 60,000 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 50% एक एवरेज स्टॉक आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.21। इसका आंसर लाजमी 6,300 होना चाहिए, इट मस्ट बी 6,300। तो अब आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 12,600 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ बिफोर ईओक्यू हमारी जो कॉस्ट थी वो 16,149 थी, आफ्टर फॉलोइंग ईओक्यू हमारी कॉस्ट आ रही है 12,600। इसका मतलब अगर मैं एनुअल सेविंग की बात करूं, एनुअल सेविंग्स ड्यू टू ईओक्यू, अर्लियर इट वाज 16,149, अब है 12,600। तो 16,149 में से 12,600 माइनस कर दें तो हम बस सेविंग आती है 3,549। सेविंग आ रही है 3,549। अब बेटा अगर आप क्वेश्चन में हैं तो कुछ और बातें भी हैं, अदर इंफॉर्मेशन एक मिनट के लिए देखिएगा।
Dusty company has no cash but has access to the short term finance via an OD facility. इंटरेस्ट रेट 3% आपको ओडी पे देना पड़ेगा और ओडी की जो करंटली लिमिट है, दिस ओडी करंटली स्टैंड्स, इस वक्त ओडी आपके पास 5,50,000 ऑलरेडी है, जिसपे हर साल आपको 3% का इंटरेस्ट देना पड़ता है. अब आपने यहाँ कुछ चीजें समझनी है. देखें, ऑलरेडी आपके पास जो ओडी है उसका अमाउंट 5,50,000 है, जिसपे आप 3% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो. अब यहाँ देखिए, विदाउट ईओक्यू आपका जो ऑर्डर साइज है 1,25,000 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो एवरेज स्टॉक जो बनता है वो 62,500 बनता है. इसका मतलब है विदाउट ईओक्यू हम जो एवरेज स्टॉक होल्ड करते हैं वो 62,500 करते हैं. लेकिन अगर हम ईओक्यू पे जाएंगे तो हमारा ऑर्डर साइज 60,000 होगा. 60,000 को 2 से डिवाइड करें तो इट मीन्स हमारा एवरेज जो स्टॉक हम होल्ड करेंगे वो 30,000 होल्ड करेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट ईओक्यू आप एवरेज स्टॉक जो होल्ड करते हो 62,500 करते हैं. विद ईओक्यू आप सिर्फ 30,000 को के स्टॉक को होल्ड करोगे. इसका मतलब ये स्टॉक के अंदर रिडक्शन आएगी. जब स्टॉक के अंदर रिडक्शन आएगी तो जाहिर सी बात है हमारी कॉस्ट सेव होगी. अब स्टॉक में ज्यादा पैसा लगेगा नहीं. अगर मैं 62,500 में से 30,000 माइनस कर दूं, आई गेट 32,500. एक यूनिट मुझे $14 का मिलता है. इसका मतलब ये हुआ 32,500 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है 4,55,000. लॉजिकली स्टॉक के अंदर अब हमारा 4,55,000 कम लगेगा. अब स्टॉक के अंदर अगर 4,55,000 कम लगेगा तो हमारा बेसिकली क्या होने वाला है, फाइनेंस कॉस्ट सेव होगी. हमें ओडी को अब इतना ज्यादा यूज नहीं करना, हमारा पैसा बचेगा. तो स्टॉक में जब हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी हमारा पैसा बचेगा, तो उससे हमारी फाइनेंस कॉस्ट सेव होगी. आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कंपनी बेसिकली ऑलरेडी ओडी 5,50,000 यूज कर रही है. ऑलरेडी वो 5,50,000 की ओडी उनके ऊपर है. अगर स्टॉक में मुझे 4,55,000 स्पेंड ना करना पड़े, कम स्पेंड करना पड़े, तो 4,55,000 की सेविंग की वजह से मेरी ऑटोमेटिकली एनुअल फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी. क्योंकि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पहले आपका विदाउट ईओक्यू स्टॉक में 4,55,000 ज्यादा लगता था, अब कम लगेगा. उसके कम लगने की वजह से आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इट मींस अभी ईओक्यू वाला ही चल रहा है चैप्टर. देखिए, एवरेज जो स्टॉक है विदाउट ईओक्यू 1,25,000 into 2 62,500. एवरेज स्टॉक इन विद ईओक्यू की बात करें, 60,000 को 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा स्टॉक के अंदर हमारे पैसे कम लगेंगे. जब स्टॉक के अंदर पैसे कम लगेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट सेव होगी. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्टॉक में जो पहले ज्यादा पैसा लगता था, अब ऑब्वियसली स्टॉक में आपका पैसा कम लगेगा. जब स्टॉक में आप, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, जब स्टॉक के अंदर हमारा पैसा कम लगेगा तो हमारी बेसिकली क्या होगी, ओडी की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी. ओडी की रिक्वायरमेंट कम होने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली क्या होगी, सेव हो जाएगी. इट मींस रिडक्शन इन एवरेज इन्वेंट्री की बात करें, 62,500 में से माइनस करें 30,000 इंटू 14, क्योंकि एक यूनिट कितने का आता है, 14 का आता है. और ये हमने कैलकुलेट किया था 4,55,000 आ रहा था. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 4,55,000 आ रहा था. इस अब जब हमारा स्टॉक में पैसा कम लगेगा तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट सेव होगी. सेविंग इन फाइनेंस कॉस्ट 4,55,000 इंटू 3% मीन्स 0.03. तो बेटा हमारे पास आता है 13,650. इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो आपकी सेविंग है 3,549 प्लस 13,650. ओवरऑल जो सेविंग आ रही है
3,549 प्लस 13,650। तो ओवरऑल जो हमारे पास सेविंग है 3,549 प्लस 13,650, बेटा ओवरऑल सेविंग आ रही है 17,199। ओवरऑल जो सेविंग आ रही है वो 17,199 है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने फाइनेंस कॉस्ट और ये सारी बातें की थी। नॉर्मली वो फाइनेंस कॉस्ट वाली चीजें पूछता नहीं है ईओक्यू के साथ। इस सवाल के अंदर आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा नया एरिया था। आइएगा बल्क डिस्काउंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट 3, फाइनेंशियल इफेक्ट एक्सेप्टिंग द बल्क ऑर्डर डिस्काउंट। देखते हैं बल्क ऑर्डर डिस्काउंट क्या है। बल्क ऑर्डर डिस्काउंट, द सप्लायर ऑफ अ कंपोनेंट के हैज ऑफर्ड डस्टी कंपनी अ डिस्काउंट ऑफ 0.5%, यानी कि 0.05, बल्कि इनफैक्ट 0.005 होगा। तो आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो बेसिकली मिल रहा है 0.005 का ऑन द परचेज प्राइस ऑफ कंपोनेंट के, प्रोवाइडेड द ऑर्डर। आपको किस पे लेके जाना पड़ेगा? सर 2,50,000। अगर आप ऑर्डर साइज इंक्रीज करके 2,50,000 पे लेके चले जाएं तो आपको 0.005 का डिस्काउंट मिलेगा। और हमने एग्जामिनर को ये बताना है कि हमें ईओक्यू पे जाना चाहिए बल्क ऑर्डर डिस्काउंट पे। तो तरीका ये होगा, जिस तरह से हमने ईओक्यू को अपनी करंट पोजीशन से, करंट पॉलिसी से कंपेयर किया है, इसी तरह से हम बल्क ऑर्डर डिस्काउंट को भी अपनी करंट पॉलिसी से कंपेयर करेंगे। नॉर्मली तो ये होता है कि करंट पॉलिसी अगर ईओक्यू होती तो हम बल्क ऑर्डर डिस्काउंट को ईओक्यू से कंपेयर करते, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने ईओक्यू के साथ टोटल जो फाइनेंस कॉस्ट की सेविंग निकाली है, टोटल जो सेविंग निकाली है वो 17,100 आई थिंक 99 है। अब हमें बल्क ऑर्डर डिस्काउंट को कंपेयर करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग से और चेक करेंगे ओवरऑल सेविंग कितनी है। ईओक्यू सेकंड है, बल्क ऑर्डर डिस्काउंट, दोनों में से जहां ओवरऑल सेविंग ज्यादा होगी उसको बेसिकली हम एडवाइस कर देंगे कि यार उस ऑप्शन पे आप चले जाओ। तो देखते हैं बल्क ऑर्डर डिस्काउंट में क्या होगा। बेटा बल्क ऑर्डर डिस्काउंट की अगर हम बात करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी एनुअल डिमांड तो वही रहेगी 1.5 मिलियन। अब हमें ऑर्डर का साइज 2,50,000 करना पड़ेगा इंटू 252। तो 1.5 मिलियन को 250 से डिवाइड किया इंटू 252। होल्डिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, 2,50,000 को 2 से डिवाइड करें इंटू 0.2, 1,25,000 इंटू 0.21, ये 26,250 आता है। इसका मतलब ये ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट जो आ रही है वो 27,762 आ रही है। ये एनुअल हमारे पास ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, ये हमें एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा अब ध्यान से बात सुनिएगा, आपकी जो परचेज प्राइस है, एक यूनिट जो हमें मिलता है वो $14 का मिलता है। हमें जो डिस्काउंट मिलेगा इसको अगर मैं 0.005 से मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्टीन को 0.0, तो ये 0.07 का डिस्काउंट है। इसका मतलब हमारे लिए जो प्राइस होगी अब वो 13.93 होगी। तो हमें जो डिस्काउंट बेसिकली मिल रहा है वो 0.005 का है। तो अब हमें जो एक यूनिट पड़ेगा 13.93 का पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें एवरेज स्टॉक की, आपका जो एवरेज स्टॉक है पहले करंट, अगर हम पॉलिसी को चेक करें तो आपका एवरेज स्टॉक जो बनता है वो 62,500 बनता है। करंट जो आपकी पोजीशन है, अगर करंट पॉलिसी की बात करें तो उसमें जो हमारा ऑर्डर साइज है 1,25,000 है, तो एवरेज स्टॉक जो वेयर हाउस में हम मेंटेन रखते हैं 62,500 बनता है। लेकिन अब
2,50,000 की वजह से प्लीज देखिएगा, अगर मैं 2,50,000 का 50% लूं यानी कि 2 से डिवाइड 125, तो अगर आप देखें अब हमारे पास स्टॉक के अंदर इंक्रीज आएगा। स्टॉक के अंदर जब इंक्रीज आएगा तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। रिपीट, स्टॉक के अंदर जब इंक्रीज आएगा तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली क्या है, बढ़ेगी। प्लस एक और चीज देखी जा सकती है, पहले ये देख लेते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक के अंदर जब इंक्रीज आएगा तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट सिंपली बढ़ेगी। सिंपली इंक्रीज इन बल्क डिस्काउंट की वजह से हमें जो बेसिकली ऑर्डर देना पड़ेगा, जो हमारा ऑर्डर साइज होगा 1 लाख, एवरेज जो हमारा स्टॉक है 1,25,000 है। रिपीट, हमारा जो एवरेज स्टॉक के यूनिट्स है 1,25,000 है, और एक हमें पड़ेगा 13.93 का विदाउट बल्क परचेज डिस्काउंट। एवरेज जो स्टॉक है 62,500 का और हमें कितने का पड़ता है, 14 का। तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीज कितने का आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बल्क डिस्काउंट में आपका जो एवरेज स्टॉक जो आप होल्ड करोगे वो 2,50,000 का 2 से डिवाइड कर दें, उसका 50% ले लें 125, एक यूनिट आपको 13.93 का पड़ेगा। इसका मतलब है अगर मैं इसको 13.93 से मल्टीप्लाई करूँ, 60,500 इंटू 14 को माइनस करूँ, तो हमारे पास इंक्रीज इन एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है 8,66,250। अब सुनिएगा बेटा, अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी तो हमें ज्यादा फाइनेंस चाहिए, हमें ज्यादा फाइनेंस चाहिए तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हम ओडी से पैसा लेकर आएंगे। 8,66,250 इंटू 0.003, क्योंकि ओडी का जो रेट दिया वो 0.003 दिया, तो हमारे पास जो इंक्रीज आ रहा है, हमारे जो इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट है वो 2,599, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके अगर मैं बात करूं, तो इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट जो आ रहा है जस्ट ये 0.33। अच्छा, ये हमारे पास जो फाइनेंस कॉस्ट की परसेंटेज वो 3% है, तो हमारे पास जो इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट आएगा 8,60,000, अगर हम 8 लाख, जस्ट अ मिनट, 8,66,250 को 3% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,988 का इंक्रीज आता है। तो फाइनेंस कॉस्ट में जो राइज आ रहा है वो 25,988 का आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो 27,762 पर आ गई है, फ्रॉम जो करंट पॉलिसी है उसमें हमारी ये कॉस्ट है 16,149। तो एक चीज देखी जा सकती है, अगर हम बल्क डिस्काउंट की तरफ जाते हैं तो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, हमारी फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, इट मींस, तो सवाल ये पैदा होता है कि दो डिसएडवांटेजेस नजर आ रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, हमारी फाइनेंस की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। एक बेनिफिट है, जो बल्क परचेज डिस्काउंट पे आपको सेविंग मिलेगी, सेविंग फ्रॉम बल्क परचेज डिस्काउंट। अगर मैं सेविंग की बात करूं तो जो डिमांड है 1.5 मिलियन यूनिट्स की है इंटू 14, यहां बेसिकली आपको जो सेविंग है वो 0.05% की, यानी कि 0.005 कर ले, आई बिलीव ऐसा ही है, या 0.5% की सेविंग है। बल्क परचेज पे जो सेविंग दे रहे हैं हमें, इट्स 0.5%।
फाइनेंस कॉस्ट 3% है, ये 0.5% मीन्स 0.005, तो ये लें जी। एनुअल डिमांड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 14 से इंटू 0.005, तो आपके पास जो सेविंग आती है ड्यू टू बल्क परचेज इज 1,05,000। लेकिन इस 1,05,000 में से हम माइनस कर देंगे इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट एंड इंक्रीज इन स्टॉक मैनेजमेंट कॉस्ट। इंक्रीज इन स्टॉक मैनेजमेंट कॉस्ट जो है, अब हमारी स्टॉक मैनेजमेंट की कॉस्ट है 27,762 और पहले था 16,149। तो अगर हम 27,762 में से 16,149 को माइनस करें तो ये इंक्रीज आता है 11,613। तो प्लीज देखिएगा ओवरऑल जो सेविंग आएंगी फ्रॉम बल्क परचेज डिस्काउंट 1,05,000 में से आप माइनस कर दें इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट, आप माइनस कर दें 11,613 दैट इज इंक्रीज इन स्टॉक मैनेजमेंट कॉस्ट। तो 1,05,000 में से अगर मैं 25,988 माइनस कर दूं 11,613 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है 67,399। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो ओवरऑल सेविंग है वो बल्क परचेज डिस्काउंट के अंदर सेविंग बहुत ज्यादा है, वो 67,399 है। और अगर हम बात करें EOQ की तो EOQ में जो सेविंग है वो 17,199 है। हमें एडवाइस ये देनी है कि यार EOQ वाले ऑप्शन पे जाएं बल्क डिस्काउंट वाले पे, तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे बल्क परचेज डिस्काउंट पे डस्टी जाएगा। उसकी वजह ये कि बल्क परचेज डिस्काउंट पे ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू EOQ। तो सिंपली एक सिंगल लाइन में बता देंगे ओवरऑल सेविंग इन द बल्क परचेज डिस्काउंट इज 67,399 व्हिच इज फार मोर देन सेविंग इन EOQ। सो बल्क परचेज डिस्काउंट क्या हमारे लिए रेकमेंडेबल। बाकी पार्ट बी की बात करें उसका मैं फिर हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। ऑलरेडी कई दफा हम अपने रेगुलर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फंडिंग पॉलिसी के अंदर एक स्टूडेंट को सिंपली ये बताना आना चाहिए कि एसेट्स की नेचर से आप बता सकें, नॉन करंट, परमानेंट करंट और फ्लक्चुएटिंग करंट आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे मैचिंग फंडिंग पॉलिसी, कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी और एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी को बताना आना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो मैं पर्सनली जो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स पढ़ा रहा होता हूँ, पर्सनली मैं F5 पढ़ा रहा हूँ, F6, F7, F9, SBR, ATX, AFM। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पेपर्स के अंदर बेसिकली पोजीशन होल्डर्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। F9 AFM के अंदर हम वर्ल्ड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस कर चुके हैं। AFM प्रीवियसली P4 था, वी हैड वर्ल्ड पोजीशन एट दैट टाइम। अच्छा जी, ATX की बात करें, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अलावा दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में पोजीशन होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस कर चुके हैं। SBR में पोजीशन है, उससे पहले P2 हुआ करता था, उसमें कंसेक्टिव पोजीशंस हैं। F6 में वर्ल्ड वाइड द वे बैक वन ऑफ माय स्टूडेंट शी टुक 99 मार्क्स। F7 में हाईएस्ट 92 है, F5 में हाईएस्ट 85 है। तो F9 में हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 94 है हमारे पास। तो ज्वाइनिंग अस मींस यू विल बी इन सेफ हैंड्स, यू विल बी इन सेफ हैंड्स सिंपली। आपको बाकी हमारे पास SBR, ATX, AFM उर्दू के अलावा, हिंदी के अलावा इंग्लिश में ही मिलेंगे। बाकी एसए का मैंने एडमिन का नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर। इन केस ऑफ फर्दर एनी क्वेरीज आप बिल्कुल एएसए की एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक अबील स्कूल का अकाउंटेंसी का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया तो प्लीज करवा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। सो सिंपली थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।